50% कोयला का उत्पादन केवल अकेले जो है चाइना करता। पूरे संसार के 50 से प्लस 50.6% जो है कोयला बेचता है, अकेले चाइना बेचता है। दूसरा नंबर पे इंडिया आता है 10.5% पे, फिर यूएसए 9.1, इंडोनेशिया 7.1%, ऑस्ट्रेलिया 6.5%, आपका रशिया फेडरेशन हो जाएगा, बाकी आपका जो है अदर कंट्रीज मिलकर के 7.6। मतलब पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूं जनरल नॉलेज का कुछ प्रश्न और वैसा ही ट्रिक के साथ पिछला वीडियो की तरह ही धमाकेदार रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है, G8 के कौन कौन देश सदस्य, मतलब ग्रुप 8 के कौन कौन से देश सदस्य है, इसके बारे में ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की सेशन में। दूसरा प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष कोयला उत्पादक एवं भंडारण देश कौन कौन ऐसा देश जो है 5 या 10 ऐसा देश है जो कोयला उत्पादन में अग्रणी है, और उसका जो है कौन देश में जो है कितना भंडारण है, वो सारे डिटेल और कितना परसेंटेज योगदान है, वो सारी चीजों का आज के सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो 52 से 61 अनुच्छेद है, जो याद करने में अनुच्छेद खास करके कठिनाई होता है, उसको मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आपको याद करने में उतना कठिनाई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, संविधान की जब बना था उस समय कौन कौन थे प्रारूप समिति के सदस्य, सारे चीजों को ट्रिक के माध्यम से आपके लिए आसान करके मैं लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न है, प्रमुख दर्शन एवं उसके रचयिता, मतलब कौन कौन से, जैसे व्याकरण के पतंजलि पाणिनि लिखे थे, इन सारे जो दार्शनिक थे उनके बारे में पूछा जाता है, उसके लिए भी मैं एक साथ लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिश्र धातुओं के नाम एवं उसके मिश्रण, मिश्र धातु अलग अलग प्रकार के मिश्र धातु और उसके नाम, और कौन कौन सा मिश्र धातु मिला हुआ कितना परसेंटेज में, सारी चीज को आज के सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगला और लास्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से 32 का वर्णन करें। अनुच्छेद 14 से 32 में जो है आपका जो टोटल अनुच्छेद के बारे में बताने वाला हूँ। देखने में तो क्वेश्चन 8 है, लेकिन इससे कम से कम आपको जो है 200 क्वेश्चन जो है आपको निकले, 200 प्लस ही क्वेश्चन निकल जाएगा आज की सेशन देख लेने के बाद। मोटिवेशन में आपको आज लिए लाया हूँ, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप जीवन में केवल भाग दौड़ ही कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। किनका कथन है? तो यह है बिल कॉम्प्लेंट का कथन है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो इधर उधर ढनक जाइएगा, इसीलिए जीवन को जीने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। चलते पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था, G8 के सदस्य देश कौन कौन है, मतलब ग्रुप 8 के कौन कौन से देश सदस्य है। तो पहले हम देश के बता देते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी बोला जाता है। यूके में 3 देश होता है, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और इंग्लैंड होता है। रसिया हो गया, रूस है, तीसरा में यूएसए है, चौथा में कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया। टोटल के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, वही से नाम रखा गया ग्रुप 8। ग्रुप 8 में 8 देश टोटल के टोटल शामिल है। और इसका ट्रिक कितना मजेदार है, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से हो जाएगा आपका जर्मनी, एक और जा से हो जाएगा जापान, क से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इटली, बा से हो जाएगा ब्रिटेन, र से हो जाएगा रूस, फ्रांस से एक अकेले फ्रांस हो जाएगा, और आय से हो जाएगा आपका अमेरिका। इस प्रकार ग्रुप 8 के देशों को याद करने का आसान ट्रिक है। जीजा कई बार फ्रांस गए, जी से जर्मनी, जा से जापान, क से आपका हो जाएगा कनाडा, ई से इटली, और आपका बा से ब्रिटेन हो जाएगा, र से रूस, ह से फ्रांस हो जाएगा, और आय से अमेरिका। इस प्रकार आप ग्रुप 8 के सदस्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रपति निर्वाचन में रिक्त पदों, राष्ट्रपति के संबंधित जो अनुच्छेद हम बोले थे कि 52 से 61, अनुच्छेद 52 से 61 को लेकर के जो है, यह कामन जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, लेकिन 52 से 61 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। और सभी अनुच्छेदों को हमने सजा करके लाया, जिससे अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, मतलब इसमें जो आपको अंडरलाइन करना होगा वो कार्यपालिका का अंडरलाइन करना होगा कि कार्यपालिका शक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 53 में संबंधित है। 54 में हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक, उसमें किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन जो है किया गया है।
फिर आता 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, अर्थात रीति, रिक्ति से हो जाएगा रीति, ट्रिक में बताऊंगा। तो रीति का जो विश्लेषण 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के पदावधि, पद का जो उनके अवधि मतलब कितना दिन तक कार्यकाल तक रहेंगे और कितना उम्र तक रहेंगे, उसके बारे में अनुच्छेद 56 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन जो है कैसे किया जाता है राष्ट्रपति के, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और आपका जो है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता, उसकी अर्हता क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा, क्या क्या शर्त होता है, वो इसमें चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ, ये फेमस है, शपथ कब लिया जाता है 60 में। और राष्ट्रपति के जो महाभियोग, राष्ट्रपति के जो महाभियोग किया गया है, वो महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 से होता है। ये बहुत फेमस है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन अनुच्छेद में लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। पद की शपथ 60 में होता है, पद की शपथ 60 में होता है। निर्वाचन के रीति 55 में, और राष्ट्रपति का चुनाव 1954 के माध्यम से होता है। और 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। इस प्रकार जो है टोटल अनुच्छेद आप याद कर सकते हैं। इसका हल्का ट्रिक भी सजाया गया है, इसका हल्का ट्रिक भी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों और शपथ पर भी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों और शपथ पर है। मतलब 52 में आपका राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। कहाँ से हो जाएगा आपका कार्यपालिका, निर्व से हो जाएगा, निर्वाचन से आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, रिक्त से हो जाएगा रिक्त रीति, राष्ट्रपति के लिए रीति, पद से हो जाएगा उनके पदावधि के बारे में जो 56 में बताया गया है। एकदम अनुच्छेद आपको रेगुलर याद कर लेना है, 52, 53, 54, 55, और ये वाला लाइन याद कर लेना है। उसके बाद आपको इसके अनुच्छेद बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मेन इसमें पूछता राष्ट्रपति को कौन से राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वो अनुच्छेद 61 होता है। और राष्ट्रपति के शपथ जो है 60 से माध्यम से होता है। ये फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न का उत्तर है प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति जब संविधान बना था तो कौन कौन से व्यक्ति प्रारूप समिति बने थे, उसका ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र मुंशी क्रासन के साथ खेत पर। पहले नाम बता देते हैं। अंबेडकर से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, एनजी अयंगार, आय से हो जाएगा एनजी अयंगार, मित्र से हो जाएगा बीएल मित्रा, मुंशी से हो जाएगा केएम मुंशी, कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा स्वामी अयंगार, और साथ से हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत से हो जाएगा डीपी खेतान। और इसका ट्रिक अब आप जो है याद कर लीजिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, आय से हो जाएगा आपका जो है अयंगार, मित्र से हो जाएगा आपका जो है बीएल मित्रा, मुंशी से हो जाएगा केएम मुंशी, कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा स्वामी अयंगार, के से हो जाएगा आपका साइलेंट है यहाँ पे, साथ से हो जाएगा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और खेत से हो जाएगा डीपी खेतान। इसका ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र पर, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। ट्रिक याद कर लेने के बाद आपको जो इसे आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक को एक बार में हम जो है इसे साफ कर देते हैं जिससे स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा होगा। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अगला प्रश्न है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। तो इससे पहले एक बार हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। गंगा नदी से लगता है मैप कट गया। गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन है, तो गंगा नदी से मिलने वाला नदियां बहुत फेमस है, आपको ये ट्रिक कहीं भी मिल जाएगा। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, इस ट्रिक के माध्यम से जो बिहार के गंगा नदी जो बीचे बीच बहती है, इस गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां जो है जाकर के मिल रही है, उस सभी सहायक नदियां को है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। यह से हो जाएगा यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना हो जाएगा। यह सोदा, सो से हो जाएगा आपका सोन नदी,
सो से हो जाएगा सोन नदी, दा से हो जाएगा दामोदर नदी, दा से दामोदर, को से हो जाएगा कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, रा से हो जाएगा रामगंगा, रा से रामगंगा हो जाएगा, मा से हो जाएगा आपका महानंदा, सिक्की महानंदा जो नदी है, मा से महानंदा हो जाएगा, सा से हो जाएगा शारदा जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क से हो जाएगा कर्णाली, क से हो जाएगा कर्णाली, गण से हो जाएगा गंडक। ये प्रमुख नदियां की बात की जा रही है। नदी तो कम से कम गंगा में बहुत सारा मिलता है, लेकिन इतना जो नदी है वो विशाल नदी है, प्रमुख नदी है। कोसी के बारे में जानते होंगे, कोसी, सोन, यमुना, रामगंगा, महानंदा, पुनपुन हो गया, बड़ी गंडक हो गया, आपका फोडी नदी हो गया, अजय नदी हो गया। इस प्रकार बहुत सारा बिहार में ही ढेर सारा नदियां जो है इसके सहायक है। तो इतना नदी जो है बिहार थी, गंगा का जो है प्रमुख नदियां जो जिसको जो है कि गंगा का सहायक नदी है। अगला प्रश्न था प्रमुख दर्शन एवं रचयिता, प्रमुख दर्शन एवं उसके रचयिता। तो चवारक क्या लिखे थे? भौतिकवादी थे। भौतिकवादी कौन दार्शनिक थे? तो चवारक थे। चवारक लिखे थे भौतिकवादी। कपिला लिखे थे सांख्य दर्शन कौन लिखे थे? कपिला। योग दर्शन, इस योग दर्शन को पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम, ऋषि गौतम, सब इसमें ऋषि मुनि थे। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बदरायन, पूर्व मीमांसा पूछेगा तो जैमिनी, और वैश्विक पूछेगा तो ऋषि कनाद थे जिन्होंने कण का खोज किया था। परमाणु के खोज सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि संपूर्ण संसार जो है कण से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार आप फिर से रिवाइज करा देता हूं। चवारक भौतिकवादी थे। भौतिकवादी का उल्लेख कौन किए थे? चवारक। सांख्य का उल्लेख जो है कपिला किए थे। योग का जो पतंजलि किए थे। न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन, और वैश्विक का ऋषि कनाद किए थे। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है शीर्ष 5 कोयला जो बोले थे, कौन 5 गो ऐसा कोयला उत्पादक देश जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? भंडारण की चर्चा बाद में, ये केवल उत्पादन की चर्चा। उत्पादन मतलब जहां सबसे ज्यादा कोयला बेचा जाता है। तो पहला नंबर पे चीन आता है। पहला नंबर पे चीन आता है, कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरा नंबर पे भारत, तीसरा नंबर पे इंडोनेशिया आता है, चौथा में आपका अमेरिका आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये टोटल के टोटल 5 शीर्ष उत्पादक राज्य देश है। 5 शीर्ष उत्पादक देश है जो कोयला का उत्पादन करता है। भंडारण के बात की जाए तो भंडारण में भी लगभग भंडारण सबसे ज्यादा जो है शीर्ष 5 के भंडारण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा कोयला है। उसके बाद रूसिया संघ जिसे यूएसएसआर भी बोला जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर चीन आता है और फिर भारत आता है। चीन और भारत दोनों में साथ साथ है। चीन के पास भारत से ज्यादा कोयला भंडारण है, मतलब वहां पे ज्यादा भंडारण का मतलब हुआ कहाँ कितना कोयला जमा है। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जमा कोयला है। उसके बाद रसिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, चीन आता है, भारत, उसके बाद आपका जो है जर्मनी आता है। ये आपको याद रखना है। यदि इसमें परसेंटेज की बात की जाए तो किसका कितना परसेंटेज है कोयला उत्पादन में, तो आप इसे देख सकते हैं। पूरे कोयला उत्पादन में 50% कोयला का उत्पादन केवल अकेले जो है चाइना करता। पूरे संसार के 50 से प्लस 50.6 50.6% जो है कोयला बेचता है अकेले चाइना बेचता है। दूसरा नंबर पे इंडिया आता है 10.5% पे, फिर यूएसए 9.1, इंडोनेशिया 7.1%, ऑस्ट्रेलिया 6.5%, आपका रसिया फेडरेशन हो जाएगा, बाकी आपका जो है अदर कंट्रीज मिलकर के 7.6। मतलब पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। लेकिन भंडारण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भंडारण आपका जो है अमेरिका में है। ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है? चाइना। और भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ? तो भंडारण सबसे ज्यादा अमेरिका में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का अनुच्छेद 14 से 32। अनुच्छेद 14 से 32, इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ऐसा है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। 15 में धर्म, जाति और लिंग भेदभाव पर प्रतिशोध। धर्म, जाति, लिंग भेद ये सब पर प्रतिशोध किया गया अनुच्छेद 15 में। 16 में किया गया लोक नियोजन का अवसर। लोक नियोजन के अवसर की समानता।
17 में अस्पृश्यता का अंत, ये याद रखना है, बहुत फेमस है। अस्पृश्यता जिसे छुआछूत के भी नाम से जाना जाता है, छुआछूत का अंत किसमें हुआ है? तो अनुच्छेद 17 में हुआ है। 18 में उपाधियों का अंत, ये भी उससे कम नहीं है। उपाधियों के अंत किसमें है? तो उपाधियों के अंत आपका जो अनुच्छेद 18 में है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, वाक मतलब हो गया बोलने की स्वतंत्रता, जिसे मीडिया लेकर के घुमा चलती है, किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि उस जानते हैं अनुच्छेद 19 का मतलब हुआ वाक की स्वतंत्रता, जिसे अभिव्यक्ति की आजादी भी बोला जाता है। कोई किसी से भी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 19 में। और ये तीनों अनुच्छेद बहुत फेमस है, 17, 18 और 19। 17, 18, 19। 17 में हो जाएगा अस्पृश्यता जिसे छुआछूत का अंत बोलते हैं, 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत, 19 में हो जाएगा वाक की स्वतंत्रता, वाक जिसे प्रेस की स्वतंत्रता के भी नाम से जाना जाता है। ये तीनों अनुच्छेद बहुत फेमस है। 20 में अपराध के दोष सिद्धि का संबंध, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध जो किया है उसके जो अवगुण है उसके सिद्ध करने के लिए जो वकील उकील होता है उसके बारे में संरक्षण किया गया 19-20 में। 20 में और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आत्महत्या किसी को करना है तो अनुच्छेद 21 के तहत लिखित पत्र लेकर के अनुच्छेद 21 के तहत आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या जान लीजिए, आत्महत्या करने के लिए भी थाना या सरकार से जो है परमिशन लेना पड़ता है। तो अनुच्छेद 21 के थ्रू प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आजादी मिला हुआ कि आपको यदि जब आत्महत्या करना है तो उसके लिए भी आप जो है आत्महत्या कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21 में है, 21 के क में बताया गया 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया इसके थ्रू, अनुच्छेद 21 के थ्रू, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है मुक्त रूप से शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण, गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद 22 किया गया है। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार मतलब जो गलत ढंग से व्यापार करते हैं, और बाल आश्रम जो आश्रम बना बना करके जहाँ व्यापार का काम होता है उसके लिए अनुच्छेद 23 बना है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन, कारखाना में 18 साल से कम उम्र के बच्चा को नहीं खटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 में जो है लिखा हुआ है कि कारखानों में बालक का नियोजन और प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार, आप अपने ये जो है अनुच्छेद 25 धर्म गुरुओं पे लागू होता है, ये अपने धर्म को जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी धर्म के बारे में ठेस पहुंचाए हुए। अनुच्छेद 25 के थ्रू जो है आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदू हो तो हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के लोग हो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं अनुच्छेद 25 के रूल के ही तहत। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के कोई कार्य कर सकते हैं, ये आपको आजादी अनुच्छेद 26 देता है। और अनुच्छेद 29 देता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक है जैसे भारत में मुस्लिम हो गया, बौद्धिज्म हो गया, ये सभी वर्गों के जो कौन से हित का इसका जो है अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये अनुच्छेद 29 बताता है कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण करना है। 30 बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्था, यूनिवर्सिटी खोलना, विद्यालय खोलना, उसके लिए अनुच्छेद जो है 30 काम करता है। 32 अनुच्छेद में अधिकारों की प्रवृत्ति के लिए उपाचार, अधिकारों के प्रवृत्ति के लिए उपाचार, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया, बहुत फेमस है। 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत, 19 हो जाएगा वाक की स्वतंत्रता, और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में धर्म, जाति और लिंग भेद पर प्रतिशोध, 16 में लोक नियोजन का अवसर, और आपका इधर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन, अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण, 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का ध्यान रखना, और 30 में शिक्षा संस्थाओं का खोलना होता है, और 32 में अधिकारों को प्रवर्ती कराने के लिए उपचार। सारा अनुच्छेद आपको हमने पढ़ा दिया। अगला प्रश्न था और लास्ट प्रश्न है
कि सभी मिश्र धातु के नाम और कौन से तत्व में, कौन से मिश्र धातु में कितना परसेंटेज कौन मिला हुआ। सबसे पहले बात की जाए कांसा। कांसा जो है कॉपर और टीन का मिलकर के बना हुआ है, रक्कसन भी बोलते हैं, कॉपर और टीन। इसमें 90% कॉपर होता है, जिससे आप कांसा का गिलास लोटा देखते होंगे, थाली। उसमें 90% मिला हुआ तांबा, टीन मिला हुआ है केवल और केवल 10%। तो कांसा जो बना हुआ है कॉपर और टीन मिल करके बना हुआ है। पीतल जिसे अंग्रेजी में ब्रास बोलते हैं, ये भी तांबा इसमें 70% है और जस्ता जो है 30% मिला हुआ है। ये आपको याद रखना, मतलब कजन, कॉपर और जन, अंग्रेजी में बोलते Cu+Zn, मतलब कॉपर और जिंक मिलकर के आपका जो है कांसा बना हुआ, पीतल बना हुआ है। गन मेटल बात की जाए, जो बंदूक की धातु होता है, जिसे तांबा, जस्ता और टीन, 90% तांबा, 2% जस्ता और 8% टीन मिलकर के बना होता है गन मेटल, जिसे बंदूक बोला जाता है। जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जस्ता 20%, निकेल 20%। मैं जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो 60% तांबा, और मतलब अभी तक जिसमें जितना भी पढ़े सब में अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा तांबा आपका कांसा है और गन मेटल में है, 90% तक तांबा होता है। मेन पूछता सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील, लोहा, आयरन और निकेल। लोहा, आयरन और निकेल। लोहा हो गया Na से निकेल, और क्रोमियम हो गया। लोहा, निकेल और क्रोमियम सबसे ज्यादा पूछता है, स्टेनलेस स्टील के पूछता है। फ्यूज तार की बात की जाए तो यह भी पूछता है Ct, मतलब शीशा और टीन। शीशा और आपका टीन हो गया, जिसमें 37% शीशा और 63% आपका जो है फ्यूज में क्या रहता है, तो टीन रहता है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो फेमस क्वेश्चन है जो पूछने वाला है, वो कांसा आपका पूछ सकता है, कांसा पूछता है, पीतल पूछता है, गन मेटल पूछता है, स्टेनलेस स्टील पूछता है, और आपका जो है फ्यूज तार पूछेगा, नाइक्रोम भी पूछेगा।